दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। धमकी और कटा हाथ, कुछ ऐसा ही समझ लो। पर पूरी तरह से यह सच भी नहीं, एल्डर उद्धव ने जवाब देते हुए कहा, और फिर आकर्ष व चिराग को अपने साथ चलने का इशारा किया। अपने घर से निकलने के बाद वह तीनों पूर्व दिशा में आगे बढ़ने लगे। लगभग 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देने लगा। गड्ढे के भीतर से बड़ी मात्रा में देव ऊर्जा निकल रही थी। आकर्ष को अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वह गड्ढा क्या है। इस प्रकार के गड्ढों को वह पहले भी कई बार देख चुका था। इनका इस्तेमाल देवमणियों को निकालने के लिए होता था। गड्ढे के ऊपरी भाग पर थोड़ी दूरी पर एक वेदी जैसी संरचना बनी हुई थी, जिस पर 8 योद्धा एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। पास में चारों ओर योद्धा खड़े थे। यह 12 योद्धा, इनको दूसरे शहरों से बुलाया गया है। जैसे तुम दोनों आए हो, बिल्कुल उसी तरह। इनमें से कुछ तो हमारे खुद के शहर से भी है, जिनका चयन खुद प्रदेश प्रमुख के द्वारा किया गया है। एल्डर उद्धव ने उन 12 योद्धाओं की तरफ इशारा करते हुए आकर्ष व चिराग से कहा। वैसे तो उन सभी योद्धाओं का ध्यान लड़ाई पर था, पर जैसे ही आकर्ष और चिराग ने उनकी तरफ देखा, वह सभी भी एक एक करके उनकी तरफ देखने लगे। उद्धव ने उनको मिलने का अवसर नहीं दिया। वह आकर्ष व चिराग को लेकर सीधा उस गड्ढे के ऊपर आ गए। गड्ढे के ऊपरी भाग से नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। प्रत्येक 30 सीढ़ियों के बाद एक वेदी बनाई गई थी, जिस पर एक कमरा था। वहां ऊपर तुम लोग मुकाबला कर सकते हो। यह वाले कमरे तुम लोगों की साधना के लिए हैं। ऊपर वाले कमरे कम ऊर्जा देते हैं। जैसे जैसे तुम लोग नीचे जाते जाओगे, ऊर्जा की सघनता भी बढ़ती जाएगी। अगर तुम्हें सबसे अच्छा स्थान चाहिए तो तुम्हें सबसे नीचे जाना होगा। यहाँ पर कुल 900 सीढ़ियां हैं। सबसे नीचे जो स्थान है, वहां की ऊर्जा इतनी घनी है कि हमारे पूरे प्रदेश में उतनी ऊर्जा सिर्फ प्रदेश प्रमुख के साधना वाले स्थान पर है। लेकिन सबसे अच्छा स्थान हासिल करना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर आया प्रत्येक योद्धा अच्छे स्थान की तलाश में है। अगर तुम्हें अच्छा स्थान मिल जाता है तब तो ठीक है, पर अगर कोई तुमसे पहले उस स्थान पर कब्जा कर चुका है तो तुम्हें उसे हराकर उसका स्थान लेना होगा। याद रहे, तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से जख्मी नहीं कर सकते, उसे अपाहिज नहीं बना सकते और उसे मार नहीं सकते, पर तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हें गंभीर रूप से जख्मी कर सकता है, क्योंकि तुमने उसे चुनौती दी है। दूसरे शब्दों में कहे तो चुनौती देने वाला कुछ नहीं कर सकता, पर जिसे चुनौती मिली है वह अपना गुस्सा उतार सकता है। अब अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए आपस में लड़कर अपने आप को बेहतर बनाना जरूरी है। कुछ लोग होंगे जिनको स्थान से कोई मतलब नहीं होगा। यह लोग ना तो लड़ेंगे ना ही अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, बस अपने ऊर्जा स्तर पर पूरा ध्यान देंगे। ऐसे योद्धाओं के लिए प्रदेश प्रमुख ने एक लालच का भी इंतजाम किया है। जो सबसे अच्छे स्थान पर 1 महीने के लिए रहेगा, उसे महीने के आखिरी दिन उसे 3 उच्च श्रेणी की आत्मशुद्धि गोलियां मिलेगी। इनके साथ कोई भी योद्धा बहुत तेजी से अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर सकता है। एल्डर उद्धव ने एक एक करके उस क्षेत्र के नियम बताने शुरू किया। शुरुआत में तो आकर्ष और चिराग ने उन नियमों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उच्च श्रेणी की आत्मशुद्धि गोलियों की बात हुई, दोनों की आंखें चमकने लगी। स्वाभाविक था कि दोनों को स्थान से ज्यादा उन गोलियों में दिलचस्पी थी। आकर्ष तो इतना सुनने के बाद ही उस गड्ढे में छलांगा मार चुका था। वह जल्द से जल्द उस सबसे आखिरी वाले स्थान पर नियंत्रण पाना चाहता था। एल्डर उद्धव और चिराग ऊपर खड़े होकर उसे देख रहे थे। आकर्ष को इतनी जल्दबाजी में देखकर एल्डर उद्धव के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई।
यह लड़का बहुत तेजी में रहता है। मैं इसे कुछ और भी बताना चाहता था पर यह तो मेरी बात पूरी होने से पहले ही नीचे चला गया। खैर छोड़ो, अब बताने का कोई मतलब भी नहीं है। कुछ दिनों में तुम दोनों को अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर रहना कैसे है। तुम भी अपने लिए एक अच्छे स्थान का चयन करो और अपनी साधना पर ध्यान दो। मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा, एल्डर उद्धव ने कहा और फिर वहां से गायब हो गए। चिराग बस वहां पर खड़े होकर यह सब कुछ होते देख रहा था। जब तक एल्डर उद्धव वहां पर थे, उसने आकर्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह बस नियमों को सुन रहा था। पर उनके जाते ही उसने भी नीचे छलांग लगा दी। उन दोनों को अंदर प्रवेश करते देख ऊपर मुकाबला कर रहे सभी 12 योद्धाओं का ध्यान उनकी तरफ आ गया। जब भी कोई नया योद्धा वहां पर आता था तो वह सबसे पहले अपने लिए स्थान का चयन करता था। ऐसे में आकर्ष व चिराग दोनों को देखने के बाद उन सभी 12 योद्धाओं के मन में पहला विचार यही आया कि यह दोनों कौन से स्थान का चयन करेंगे। आखिरकार इसी से पता चलने वाला था कि दोनों की ताकत कितनी है। अगर दोनों कमजोर हुए तो भीड़ का निशाना बन जाएंगे और अगर ताकतवर हुए तो बाकी सब उनसे संभल कर रहेंगे। चिराग ने सबसे पहले स्थान का चयन नहीं किया, बल्कि वह आकर्ष को देखने लगा। उसे पता था कि आकर्ष सबसे नीचे वाले स्थान का चयन करेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आकर्ष सबसे नीचे वाले स्थान पर गया और दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, मैं आकर्ष इस स्थान के लिए स्थान के मालिक को मुकाबले की चुनौती देता हूं। उस स्थान पर पहले ही किसी ने नियंत्रण कर लिया था, जिससे इतना साफ पता चल रहा था कि जो भी योद्धा उस कमरे में था वह वहां पर मौजूद सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली था। बाकी सब लोगों ने जब देखा कि आकर्ष ने सबसे नीचे वाले कमरे के मालिक को चुनौती दी है तो सभी बड़े ही उत्साह के साथ मुकाबले का इंतजार करने लगे। यह दोनों तो अदितिगढ़ से आए हैं, है ना? एक योद्धा ने पूछा। हाँ, सिर्फ उसी शहर से योद्धाओं का आना बाकी था। एल्डर उद्धव खुद दोनों को लेकर यहाँ पर आए थे, यानी कि दोनों में कुछ तो विशेष है, दूसरे योद्धा ने कहा। लेकिन ताकत को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह तो मुकाबले खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि यह वाकई विशेष है या नहीं। पता है ना, कमरे के भीतर जो योद्धा है वह ज्योतिर्बीज मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा है। तुम लोगों को लगता है कि यह नया योद्धा उसका सामना कर पाएगा? वहीं पर खड़े तीसरे योद्धा ने कहा। यह सुनकर बाकी सारे योद्धा फिर से सबसे नीचे वाले स्थान की तरफ देखने लगे। इधर सबसे नीचे वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति बाहर निकला। तो तुम हो जो इस कमरे के लिए मुझे चुनौती दे रहे हो? बाहर आए व्यक्ति ने आकर्ष को घूरते हुए पूछा। यह योद्धा चेहरे से तो बहुत शांत लग रहा था, लेकिन आकर्ष उसकी आंखों में कत्ल का भाव देख पा रहा था। उस योद्धा को कमरे से बाहर आया देखकर ऊपर खड़े योद्धा उसके बारे में बातें करने लगे, जिससे आकर्ष को भी उस योद्धा के बारे में बहुत सारी जरूरी जानकारी हासिल हुई। सबसे पहले तो यह कि इस योद्धा का नाम मेहुल था, और दूसरी जानकारी यह थी कि ज्योतिर्बीज मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा था। लेकिन इसके बारे में सबसे रोचक बात यह नहीं थी। रोचक बात तो यह थी कि यह प्रदेश के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक वरिष्ठ एल्डर प्रखर का दत्तक पुत्र था। पहले वह किसी और मास्टर का शिष्य हुआ करता था, लेकिन जब वरिष्ठ एल्डर प्रखर की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपना शिष्य बनने का प्रस्ताव दे दिया। मेहुल ने भी खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब मेहुल के मास्टर को इस बारे में पता चला तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऐसा कुछ करने से पहले ही वरिष्ठ एल्डर प्रखर ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। मेहुल प्रतिभाशाली था। भले ही उसकी प्रतिभा सबसे उच्च नहीं थी, लेकिन यहाँ के योद्धाओं के बीच उसे प्रतिभाशाली माना जा सकता था। उसकी प्रतिभा को देखते हुए वरिष्ठ एल्डर प्रखर ने उसे अपना दत्तक पुत्र घोषित कर दिया।
यह पूरी कहानी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि क्षेत्रपाल महोदय गौरव के साथ हुई थी। जब आकर्ष ऊपर खड़े शिष्यों की बातें सुन रहा था तो मेहुल को भी उनकी बातें सुनाई दे रही थी। जब उसने सुना कि उसे गद्दार बताया जा रहा है तो वह गुस्से से बौखला उठा। उसने तुरंत अपनी शक्तियों को सक्रिय किया और जिस व्यक्ति ने उसे गद्दार कहा था उसका हाथ काट दिया। अह! उस योद्धा की चीख उस गड्ढे में गूंजने लगी। एक प्रकार से देखा जाए तो मेहुल ने यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया था, लेकिन किसी ने भी उसकी गलती पर ध्यान नहीं दिया। सब अपनी नजरें झुकाकर खड़े थे। स्वाभाविक था कि वह मेहुल से डरते थे। न सिर्फ उसकी ताकत आगे थी बल्कि उसकी पहचान भी काफी विशेष थी। उसके पीछे वरिष्ठ एल्डर प्रखर का हाथ था। इस समय पर सिर्फ दो लोग ऐसे थे जो बिना डरे उसकी तरफ देख रहे थे। एक था आकर्ष और दूसरा था चिराग। तुम जरूर अदितिगढ़ से आए होगे। यहाँ पर नए हो तो तुम्हारी गलती को माफ कर देता हूँ। अपना एक हाथ काटो। 3 बार सिर झुकाकर मुझसे माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ, मेहुल ने घमंड से भरे स्वर में आकर्ष से कहा, जैसे वहां का कर्ता धर्ता वही हो। उसकी बात सुनकर बाकी सभी योद्धाओं को तो आकर्ष पर दया आने लगी, लेकिन सिर्फ चिराग ऐसा था जिसको इस समय मेहुल पर दया आ रही थी। सिर्फ वह जानता था कि आकर्ष न सिर्फ ताकतवर है बल्कि बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति का भी है। जब तक कोई उसे परेशान ना करे तब तक वो शांत रहता था, लेकिन एक बार अगर किसी ने उसे परेशान किया तो वह कठोर से कठोर सजा देने में भी संकोच नहीं करता था। भूपेश को उसने सभी के सामने मारा था। उसने तो संजय के साले के भी हाथ पैर काट दिए थे। इस समय पर चिराग बस यही उम्मीद कर रहा था कि मेहुल कुछ उल्टा सीधा ना कहे। अगर कुछ भी ज्यादा बोल दिया तो आकर्ष उसे गंभीर रूप से जख्मी करने वाला था और उसके बाद वरिष्ठ एल्डर प्रखर उन्हें निशाना बना सकते थे। लेकिन चिराग इन सब के बारे में सोच रहा था तब तक मेहुल ने आकर्ष पर प्रहार कर दिया था। आकर्ष ने उसकी बात मानने से मना कर दिया था, जिस कारण मेहुल गुस्से से उबल पड़ा था। यहाँ तक कि उसने जो प्रहार किया था वह भी जानलेवा था, जिसके लिए प्रदेश प्रमुख ने साफ मना किया था। लेकिन मेहुल को किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह किसी को मार भी देगा तो भी उसके पिता उसे बचा लेंगे। मगर जैसे ही वह आकर्ष के करीब पहुंचा, उसने वह दृश्य देखा जिसको वह अपने जीवन में कभी भी भूलने वाला नहीं था। आकर्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सीधा उसका गला पकड़ लिया था और उसको बीच हवा में उठाकर उसी की तलवार से उसका हाथ काट दिया था। आह! मेहुल चीखने लगा, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आकर्ष उसको छोड़ भी नहीं रहा था बल्कि उसको हवा में उठाकर खड़ा था। जाने दो मुझे। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं। मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेहुल ने दबी हुई आवाज में आकर्ष को धमकी देने की कोशिश की। पहले की तरह अब उसकी आवाज में घमंड का भाव नहीं था बल्कि डर था। उसे लग रहा था कि अपने पिता के नाम पर वह आकर्ष को डरा सकता है। लेकिन यहाँ पर वह एक बार फिर गलत साबित हुआ। अभी तो मैंने सिर्फ हाथ काटा है। कमरे की चाबी मुझे दो, वरना जो हाथ कटा है उसे नष्ट भी कर दूंगा। फिर जीवन भर अपाहिज बने रहना, आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में मेहुल से कहा। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि एक बार के लिए तो मेहुल का दिल बैठ गया। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि मेहुल ने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रहार करने की कोशिश की थी उसमें उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, जबकि आकर्ष ने अपनी ताकत प्रदर्शित भी नहीं की थी। उसने ऐसे ही आगे बढ़कर उसको उठा लिया था। इसका क्या मतलब था? मतलब बिल्कुल साफ था कि आकर्ष और उसकी ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। आखिरकार मेहुल ने हार मान ली। उसने चुपचाप आकर्ष को अपने कमरे की चाबी दी और फिर अपने कटे हुए हाथ को लेकर वहां से रवाना हो गया। इस समय उसकी आंखें तो अंगारे उगल रही थी, लेकिन उन आंखों के साथ उसने आकर्ष को देखने की हिम्मत नहीं की। ऊपर खड़े योद्धाओं ने जब यह दृश्य देखा तो सभी के कलेजे को ठंडक मिल गई।
इस प्रकार का कोई नजारा देखने के लिए तो वह बहुत लंबे समय से तरस रहे थे। चिराग, मैं जा रहा हूं, अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले आकर्ष ने ऊपर चिराग की तरफ देखते हुए कहा। जवाब में चिराग ने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। जैसे ही आकर्ष ने अपने कमरे में प्रवेश किया, आसपास के सभी योद्धाओं ने चिराग को घेर लिया। वह सभी आकर्ष के बारे में जानना चाहते थे, विशेषकर उसके ऊर्जा स्तर के बारे में। लेकिन चिराग ने इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि आकर्ष का ऊर्जा स्तर कौन से स्तर में है। बस सिर्फ इतना जानता था कि 9 महीने पहले आकर्ष देवतल में आया था और उस समय वह रक्त आरंभ मंडल का योद्धा भी नहीं था। लेकिन यह सब बातें वो दूसरे योद्धाओं के साथ साझा नहीं करने वाला था। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? एक योद्धा ने चिराग से पूछा। दोस्त है ऐसा तो नहीं कहूंगा, हमारे बीच ज्यादा बातें नहीं होती, पर हाँ, वह कम से कम मेरा दुश्मन तो नहीं है, चिराग ने जवाब दिया। भले ही वो तुम्हारा दोस्त ना हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा साथी तो है। तुमने सुना होगा मेहुल किसका बेटा है? मुझे डर है कि अगर वरिष्ठ एल्डर प्रखर तक यह खबर पहुंची तो वह तुम्हारे दोस्त को छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वरिष्ठ एल्डर प्रखर कितने खतरनाक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वह किसी को मारने में संकोच नहीं करते। बस उम्मीद करो कि वो इस मामले को लेकर तुम्हारे दोस्त को निशाना न बनाए। अगर उन्होंने तुम्हारे दोस्त को निशाना बनाया तो प्रदेश में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे बचा सकता है। बाकी सब योद्धाओं ने चिराग को सलाह देते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर चिराग के चेहरे के भाव गंभीर होने लगे। यह सब होने के बाद वह भला गंभीर कैसे नहीं होता? आकर्ष ने उसकी जान बचाई थी। वह आकर्ष को अपना दोस्त मानता था। इतने सालों में यह पहली बार था जब कोई चिराग का दोस्त बना था। ऐसे में वह आकर्ष के लिए चिंतित कैसे नहीं होता? कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद चिराग ने अपने लिए एक कमरे का चयन किया और उस पर नियंत्रण करके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चिराग के शरीर के भीतर से एक तेज आभा निकलने लगी। इस प्रकार की आभा ज्यादातर राजाओं के शरीर से निकलती थी। उम्मीद करता हूं कि प्रदेश प्रमुख और उसका कमीना एल्डर आकर्ष को निशाना न बनाएं, वरना मजबूरी में इस पूरे प्रदेश का नाम और निशान मिटाने होंगे, चिराग ने एक कर्कश आवाज में अपने आप से कहा। इस समय वह सामान्य चिराग से बहुत अलग लग रहा था। उसके शब्दों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके लिए नव प्रदेश जैसे प्रदेश को खत्म करना बस चुटकी का काम था। इधर अपने कमरे में आने के बाद आकर्ष साधना करने के लिए बैठ चुका था। उसने जल्दबाजी में कुछ भी नहीं किया था। उसे पता था कि मेहुल कौन है, इसके बावजूद उसने उसका हाथ काटा था क्योंकि उसे प्रखर का बिल्कुल भी डर नहीं था। पर उसकी योजना क्या थी, यह अभी भी एक रहस्य था। चिराग को भी यह बात पता थी कि आकर्ष बिना सोचे समझे तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए फिलहाल के लिए उसने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आकर्ष के द्वारा मेहुल के हाथ काटने की खबर कुछ ही देर में पूरी राजधानी में फैल गई। जब एल्डर उद्धव को इस बारे में पता चला तो उनके चेहरे पर भी चिंता के भाव साफ दिखाई देने लगे। इस लड़के को सच में बहुत ज्यादा जल्दी है। मैंने कहा था कि वरिष्ठ एल्डर प्रखर की नजरों में मत आना, लेकिन इसने तो उन्हीं के दत्तक पुत्र का हाथ काट दिया। अब वरिष्ठ एल्डर प्रखर उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं प्रदेश प्रमुख से भी इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसने हाथ काटकर प्रदेश प्रमुख के बनाए नियमों को भी तोड़ा है। माफ करना आकर्ष, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, एल्डर उद्धव ने गहरी सांस लेते हुए मन ही मन अपने आप से कहा। दूसरी तरफ मेहुल अपने पिता से शिकायत करने के लिए उनके भवन के बाहर आ चुका था। मगर जैसे ही वह अंदर प्रवेश करने वाला था, भवन के द्वारपाल ने उसे रोक लिया। माफ करें, मालिक इस समय यहाँ पर नहीं है। वह 1 महीने पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, द्वारपाल ने मेहुल से कहा। क्या?
पिताजी 1 महीने पहले यहाँ से जा चुके हैं। किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? मेहुल ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। आपके पिताजी ने मना किया था। उनकी यह यात्रा गुप्त थी। यहाँ तक कि प्रदेश प्रमुख को भी पता नहीं है कि आपके पिता इस समय प्रदेश में नहीं हैं। द्वारपाल ने जवाब दिया। मेहुल अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पास आकर्ष से बदला लेने की ताकत नहीं थी। उसका एकमात्र सहारा उसके पिता थे, लेकिन वह भी अब कहीं बाहर जा चुके थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में प्रदेश प्रमुख का विचार आया। वह सीधा प्रदेश प्रमुख से मिलने के लिए निकल गया। अब क्योंकि वह वरिष्ठ एल्डर प्रखर का दत्तक पुत्र था, तो किसी ने भी उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। मेहुल सीधा सभा कक्ष में आ गया। मुझे न्याय चाहिए प्रदेश प्रमुख। अब सिर्फ आप है जो मुझे न्याय दे सकते हैं। सभा कक्ष में आने के बाद मेहुल घुटनों के बल बैठा और प्रदेश प्रमुख से न्याय की विनती करने लगा। प्रदेश प्रमुख उदय सिंह एक मध्य अवस्था के आदमी थे। इस समय वह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और ध्यान से मेहुल को देख रहे थे। पहले खड़े हो और साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है? प्रदेश प्रमुख ने मेहुल से पूछा। प्रदेश प्रमुख, मैं अपने कमरे में साधना कर रहा था, तभी मुझे किसी ने बाहर से चुनौती दी। जब मैं बाहर गया तो बाहर एक आकर्ष नाम का योद्धा खड़ा हुआ था। नियम अनुसार मैंने उसके साथ मुकाबला किया, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन करते हुए मेरा हाथ काट दिया। उसने आपके बनाए नियमों को तोड़ा है। इसलिए मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं। मेहुल ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए प्रदेश प्रमुख के सवाल का जवाब दिया। तो तुमने इस बारे में अपने पिता से शिकायत क्यों नहीं की? तुम्हारे पिता कहाँ पर है? प्रदेश प्रमुख ने पूछा। अब वह कोई दूध पीते बच्चे तो थे नहीं कि उन्हें मेहुल जैसा योद्धा, जो अभी 100 वर्ष का भी नहीं हुआ था, मूर्ख बना सकता था। प्रदेश प्रमुख को वरिष्ठ एल्डर प्रखर के स्वभाव के बारे में अच्छे से पता था। उन्हें यह भी पता था कि मेहुल किस प्रकार का व्यक्ति है। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता तो मेहुल उनके पास न आकर सबसे पहले अपने पिता के पास जाता। उसके पिता पूरी खबर सुनने के बाद आकर्ष के पास जाते और उसे अपना शिष्य बनने का प्रस्ताव देते। उसके बाद आकर्ष उनके प्रस्ताव को ठुकरा देता, क्योंकि प्रदेश प्रमुख को आकर्ष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी थी। एल्डर उद्धव ने उन्हें बताया था कि आकर्ष का पहले से एक मास्टर है और वह किसी और को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। जब आकर्ष प्रखर के प्रस्ताव को ठुकराता तो प्रखर उसकी शिकायत करने के लिए प्रदेश प्रमुख के पास आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिकायत करने के लिए मेहुल आया था, जिस कारण प्रदेश प्रमुख को थोड़ा शक होने लगा। मेरे पिताजी, वह अभी साधना में हैं। मैं उन्हें साधना से नहीं उठा सकता, इसलिए मैं आपके पास आया। मेहुल ने झूठा बहाना बनाते हुए कहा। वह प्रदेश प्रमुख को यह नहीं बता सकता था कि उसके पिता प्रदेश से बाहर गए हुए हैं। भले ही उसके पिता मंत्रिमंडल के योद्धा थे, लेकिन उनकी ताकत प्रदेश प्रमुख के जितनी नहीं थी। ऐसे में बिना प्रदेश प्रमुख को सूचित किए उनका प्रदेश से बाहर जाना प्रदेश प्रमुख को गुस्सा दिला सकता था। इसलिए मेहुल ने झूठ बोला। तब तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शिकायत करने तुम आए हो, लेकिन मैं सीधा नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। जो भी नियम बनाए गए थे उन्हें बहुत सोच समझकर बनाया गया था। उन्हें तोड़ने वाले को कड़ी सजा जरूर मिलेगी, पर उससे पहले मैं खुद पता करना चाहूंगा कि वहां पर हुआ क्या था। इसमें 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तुम तब तक जाकर आराम करो। अगर आकर्ष दोषी पाया जाता है तो मैं उसे निश्चित रूप से सजा दूंगा। प्रदेश प्रमुख ने थोड़ा सोचने के बाद मेहुल से कहा। यह सुनकर मेहुल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। धन्यवाद प्रदेश प्रमुख। उसने जल्दी से प्रदेश प्रमुख का आभार प्रकट किया और उन्हें प्रणाम करने के बाद वहां से रवाना हो गया। तो क्या हुआ अगर तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो? तो क्या हुआ अगर तुम प्रतिभाशाली हो? तुम्हारे पास समर्थन करने के लिए कोई नहीं है
और जब तक कोई तुम्हारे साथ ना हो तुम कमजोर ही रहोगे। अब बस इंतजार करो। 2 से 3 दिन के बाद जब जांच पड़ताल पूरी होगी तो तुम खून के आंसू रोओगे और मैं मेहुल तुम्हें रोता हुआ देखूंगा। सभा कक्ष से बाहर निकलते हुए मेहुल ने एक कर्कश आवाज में अपने आप से कहा। उसे प्रदेश प्रमुख पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था, पर अब देखना यह था कि क्या उसकी यह इच्छा पूरी हो पाएगी, क्योंकि ताकतवर को ज्यादा महत्व दिया जाता है और आकर्ष के पास इतनी ताकत तो थी कि प्रदेश प्रमुख का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। ज्योतिर्बीज मंडल के पहले स्तर में प्रवेश मेहुल के सभा कक्ष से जाने के बाद प्रदेश प्रमुख ने तुरंत अपने एक वफादार एल्डर को बुलाया और उससे मेहुल और आकर्ष के बीच हुई लड़ाई की पूरी जानकारी लाने को कहा। कुछ ही घंटों में लड़ाई की पूरी जानकारी प्रदेश प्रमुख तक पहुंच गई। जैसी उम्मीद थी मेहुल ने वैसा ही किया। चुनौती देने वाले को उसने अपना हाथ काटकर और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहा। कोई भी योद्धा इस पर भड़क जाता। स्वाभाविक रूप से आकर्ष ने भी आवेग में आकर ऐसा किया। प्रदेश प्रमुख ने कहा, आपका कहना तो सही है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। इस बात को तो मैं भी स्वीकार करता हूं कि वह मेहुल की तुलना में ज्यादा प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है। मेहुल ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, जबकि आकर्ष ने बिना किसी ऊर्जा के उसी के अस्त्र से उसका हाथ काट दिया। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उसकी ताकत नजरअंदाज नहीं की जा सकती, पर अगर उसे माफ कर दिया गया तो बाकी योद्धाओं पर इसका गलत असर पड़ेगा। खबर लाने वाले एल्डर ने कहा, आपका कहना सही है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, पर मुझे इस पर विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जल्दबाजी में आकर मैं ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा को कोई भारी सजा नहीं देना चाहता, प्रदेश प्रमुख ने कहा। खबर देने के बाद वो एल्डर तो वहां से चला गया, लेकिन प्रदेश प्रमुख वह अब सोच में पड़ चुके थे। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि आकर्ष को सजा दी जाए या ना दी जाए। ऐसे ही एक दिन बीत गए। अगले दिन की सुबह होते ही एक मेहमान प्रदेश प्रमुख के महल में आया। यह मेहमान सीधा राजा विराट के महल से आया था, जिस कारण खुद प्रदेश प्रमुख उसका स्वागत करने के लिए आए। इतने सालों बाद आपको फिर से देखकर खुशी हुई प्रदेश प्रमुख उदय सिंह। उम्मीद करता हूं आप सकुशल होंगे, उस मेहमान ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए प्रदेश प्रमुख से कहा। यह मेहमान एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था और जिस प्रकार से वह बात कर रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि वह प्रदेश प्रमुख उदय सिंह को बहुत पहले से जानता था। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? प्रदेश प्रमुख ने भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। मुझ जैसे बुजुर्ग को क्या हो सकता है, बस अब सूचना का आदान प्रदान करने का काम बच गया है, उसे ही पूरा कर रहे हैं, उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने हंसते हुए कहा। इसके बाद वो प्रदेश प्रमुख के साथ सीधा उनके सभा कक्ष में आ गए। प्रदेश प्रमुख ने सभा कक्ष में मौजूद बाकी सभी एल्डरों को बाहर जाने का इशारा किया। सबके वहां से जाने के बाद प्रदेश प्रमुख ने विनम्र स्वर में कहा, मेरे लिए राजा विराट का क्या आदेश है? आदेश नहीं, एक सूचना है। 3 साल बाद राजा विराट एक बहुत बड़े मुकाबले का आयोजन करने वाले हैं। जितने भी योद्धाओं को आपने अभी तक बुलाया है वह सभी उस मुकाबले में भाग ले सकते हैं, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। एक मुकाबला? अंदाजा तो मैंने पहले ही लगा दिया था, लेकिन यह नहीं पता था कि मुकाबला 3 साल बाद होगा, प्रदेश प्रमुख ने कहा। वैसे तो मुकाबला 1 साल बाद होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों के चलते इस मुकाबले को 2 साल और आगे बढ़ा दिया गया है। आप काफी पुराने साथी हैं, तो आपको बता देता हूं कि इस मुकाबले में जितने भी योद्धा भाग लेने वाले हैं उनमें से अधिकांश ज्योतिर्बीज मंडल के ही योद्धा होंगे। जो शीर्ष 10 स्थान हासिल करेंगे उनमें से प्रत्येक को कोई ना कोई इनाम दिया जाएगा। जिसने तीसरा स्थान हासिल किया उसे एक ऊर्जा मंत्र गोली दी जाएगी।
वैसे तो यह गोली बस मध्य श्रेणी की होने वाली है, लेकिन आपको पता होगा कि ऊर्जा मंत्र गोली का प्रभाव कैसा रहता है। यह आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है, उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा। मुकाबले से जुड़ी खबरों को तो प्रदेश प्रमुख बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही ऊर्जा मंत्र गोली का नाम आया, उनकी आंखें चमक उठी। ऊर्जा मंत्र गोली एक ऐसी गोली थी जिसका इस्तेमाल मंत्र मंडल के योद्धा कर सकते थे। भले ही यह एक मध्य श्रेणी की गोली थी, लेकिन इसमें इतनी ताकत थी कि यह किसी के भी रुके हुए ऊर्जा स्तर को बड़ी वृद्धि प्रदान कर सकती थी। एक ऐसा योद्धा जो बहुत लंबे समय से ज्योतिर्बीज मंडल के चरम पर फंसा हुआ हो, वह इस गोली के सेवन से ही सीधा मंत्र मंडल में प्रवेश कर सकता था। मंत्र मंडल के किसी भी स्तर का योद्धा इस गोली का सेवन करने के बाद कम से कम अपने ऊर्जा स्तर में आधे से एक स्तर की वृद्धि तो कर सकता था। प्रदेश प्रमुख का ऊर्जा स्तर भी काफी लंबे समय से एक ही स्तर में अटका हुआ था। ऐसे में यह गोली उनके लिए अमृत का काम करने वाली थी। जो दूसरा स्थान हासिल करेगा उसे 2 ऊर्जा मंत्र गोलियां दी जाएगी। पहला स्थान हासिल करने वाले को 3 ऊर्जा मंत्र गोलियां मिलेगी। मैंने सुना है कि इस बार जो योद्धा आप तैयार कर रहे हैं, उनमें मेहुल नाम का एक योद्धा है जो काफी ताकतवर है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो थोड़ी मेहनत करें तो तीसरा स्थान तो हासिल कर सकता है, जिसके बाद आपको एक ऊर्जा मंत्र गोली मिल जाएगी। वैसे तो सभी 16 प्रदेश इस मुकाबले में भाग लेंगे, लेकिन उनके योद्धा इतने ताकतवर नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने प्रदेश प्रमुख से कहा। प्रदेश प्रमुख उसकी बहुत से काफी प्रभावित हो रहे थे। उनकी नजर तो सिर्फ ऊर्जा मंत्र गोलियों पर थी। मेहुल का नाम सुनने के बाद उनकी आंखें उम्मीद से चमकने लगी। तभी उन्हें याद आया कि उनके पास तो मेहुल से भी ज्यादा ताकतवर एक योद्धा है। अगर वह योद्धा उनके लिए काम करने के लिए मान जाता है, तब तो एक ऊर्जा मंत्र गोली क्या, 2 या 3 ऊर्जा मंत्र गोलियां हासिल करना भी आसान हो जाएगा। प्रदेश प्रमुख को मुकाबले की जानकारी देने के बाद वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी तो वहां से चला गया, लेकिन प्रदेश प्रमुख अभी भी ऊर्जा मंत्र गोलियों के प्रलोभन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए थे। नहीं, अगर आकर्ष को सजा दे देता हूं तो वह मेरे लिए कभी भी काम नहीं करेगा। अब सिर्फ वही है जो मेरे ऊर्जा स्तर में फिर से वृद्धि करवा सकता है। उसे मुझे अपने पक्ष में लेना होगा, लेकिन उसने नियम भी तोड़े हैं, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदेश प्रमुख ने एक गंभीर स्वर में अपने आप से कहा। वह पूरा दिन उन्होंने इसी समस्या का समाधान निकालने में गुजार दिया। 2 दिन बाद आज वह दिन था जब आकर्ष को उसकी सजा सुनाई जाने वाली थी। हर किसी को पता था कि आकर्ष आज सजा से बच नहीं पाएगा। सुबह के लगभग 10 बजे प्रदेश प्रमुख का फैसला आया, जिसको सुनकर सभी के होश उड़ गए। प्रदेश प्रमुख ने अपने फैसले में कहा था कि आकर्ष की कोई भी गलती नहीं है। एल्डर उद्धव उसे अपने साथ जब लेकर आए थे तो उन्होंने उसे नियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी, इसलिए आकर्ष को पता ही नहीं था कि लड़ाई के दौरान किसी को अपाहिज करना, गंभीर रूप से जख्मी करना या फिर जान से मारना नियमों के खिलाफ है। इसलिए आकर्ष को पूरी तरह से निर्दोष माना जाता है और एल्डर उद्धव ने गलती की है तो उन्हें दोषी मानते हुए सजा दी जाएगी। प्रदेश प्रमुख के इस फैसले के कोई खिलाफ नहीं था, लेकिन सभी इसको लेकर उलझन में जरूर थे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि प्रदेश प्रमुख ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया है। एक बार के लिए तो सभी को इस बात का भी शक हुआ कि कहीं प्रदेश प्रमुख जानबूझकर तो आकर्ष को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द लोगों ने इस विचार को अपने मन से निकाल दिया, क्योंकि आकर्ष बस एक योद्धा था जिसकी पहचान में कुछ भी विशेष नहीं था। लेकिन मेहुल वह वरिष्ठ एल्डर प्रखर का बेटा था। आकर्ष जैसे एक योद्धा के लिए प्रदेश प्रमुख वरिष्ठ एल्डर प्रखर को नाराज करने की चेष्टा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले थे। तो फिर कारण क्या था? पूरे प्रदेश में इसी बारे में बातें होने लगी।
थोड़े ही समय में एल्डर उद्धव तक भी यह खबर पहुंच गई। इस खबर को सुनकर उन्हें निराश या फिर आश्चर्यचकित होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वह तो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे थे और औषधीय जल का सेवन कर रहे थे। दरअसल जब राजा विराट के महल का वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी प्रदेश प्रमुख से मिलने आया था तो उस समय एल्डर उद्धव भी वहीं पर थे। इस फैसले के आने के लगभग कुछ घंटे पहले प्रदेश प्रमुख खुद एल्डर उद्धव से मिलने आए थे। उन्होंने एल्डर उद्धव से मुकाबले के बारे में बात की और उन्हें सारी जानकारी दे दी। उन्होंने एल्डर उद्धव से वादा भी किया कि अगर वह यह दोष अपने सिर पर ले लेते हैं तो वह वरिष्ठ एल्डर प्रखर से भी उन्हें बचाएंगे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे पुरस्कारों का वादा किया। इन सब के साथ भला एल्डर उद्धव उनकी बात को कैसे टालते। कुछ भी कहो पर इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। कहाँ मैं बेकार में चिंतित हो रहा था। मुझे तो लगा था कि वरिष्ठ एल्डर प्रखर इसे निशाना बना लेंगे, लेकिन किसने सोचा था कि आखिरी समय पर राजा विराट के महल का व्यक्ति आकर आकर्ष की किस्मत पलट देगा। एल्डर उद्धव ने मन ही मन अपने आप से कहा। उन्हें अच्छे से पता था कि प्रदेश प्रमुख काफी लंबे समय से अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि करने की कोशिश में थे। ऐसे में अब जब उन्हें इतना सुनहरा अवसर मिल गया था तो वह मेहुल के चक्कर में आकर्ष जैसे योद्धा को नजरअंदाज क्यों करते। जब पूरे शहर में यह खबर फैल रही थी तो स्वाभाविक था कि मेहुल तक भी यह खबर पहुंचे। जब मेहुल को इस बारे में पता चला तो एक पल के लिए तो वह इस पर विश्वास ही नहीं कर पाया। वह सीधा अपने कक्ष से बाहर निकला और एल्डर उद्धव से मिलने आ गया। यह क्या नौटंकी चल रही है एल्डर उद्धव? मैंने सुना है कि प्रदेश प्रमुख ने कहा है कि आपने आकर्ष को नियम नहीं बताए। क्या यह संभव है? आपके जैसा व्यक्ति जो कभी किसी भी बात को भूलता नहीं है, वह नियम बताना कैसे भूल गया? आप और प्रदेश प्रमुख क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? मेहुल ने सीधा एल्डर उद्धव से सवाल किया। भले ही वह वरिष्ठ एल्डर प्रखर का बेटा था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह एल्डर उद्धव से सवाल कर सकता था। मेहुल के इस लहजे पर एल्डर उद्धव को गुस्सा आ गया। अपनी सीमा मत भूलो मेहुल, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा। सीमा? सीमा तो आप अपनी भूल गए हैं एल्डर उद्धव। आप शायद भूल चुके हैं कि मैं किसका बेटा हूं। आकर्ष जैसे एक सामान्य योद्धा के लिए आप मेरे पिता को दुश्मन बना रहे हैं। अगर मैंने उन्हें शिकायत की तो 1 घंटे में आपका पूरा परिवार मर जाएगा। आप तो मेहुल ने सीधा धमकी देते हुए कहा। अब एक एल्डर के तौर पर एल्डर उद्धव उसकी धमकी को कैसे सुन सकते थे। गुस्से में आकर उन्होंने मेहुल पर प्रहार कर दिया और उसे बाहर फेंक दिया। साथ में कर्कश आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पिता और तुम्हें इतनी ही ज्यादा समस्या है तो जाकर अपने पिता से कहो कि वह खुद आकर मुझसे इस बारे में बात करें। तुम्हारे पिता वरिष्ठ एल्डर है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर सवाल करोगे। इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर आज तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। अगली बार अगर तुमने फिर से इस तरह से मुझसे बात करने की कोशिश की है तो मैं यह भूल जाऊंगा कि तुम्हारे पिता कौन है, और तुम यह भूलने पर मजबूर हो जाओगे कि तुम्हारे पिता है कौन। एल्डर उद्धव की यह बात सुनकर मेहुल चौंक पड़ा। जहां तक वह जानता था तो उसके पिता के नाम से प्रदेश प्रमुख को छोड़कर हर कोई डरता था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि एल्डर उद्धव उसके पिता के नाम से ना डरे। थोड़ी ही देर में चिराग तक भी यह खबर पहुंच गई। बाकी सबकी तरह उसके मन में प्रदेश प्रमुख को लेकर सवाल नहीं आए थे। उल्टा उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। लगता है आकर्ष की ताकत ने प्रदेश प्रमुख को भी प्रभावित कर दिया है, चिराग ने अपने आप से कहा। उसे पता था कि प्रदेश प्रमुख आकर्ष की जांच पड़ताल करवाएंगे, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक था। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा और बहुत जल्द आधा साल बीत गया। आकर्ष इस पूरे समय अपने कमरे में बैठकर साधना कर रहा था। आज जाकर उसकी साधना पूरी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उत्साह और खुशी का भाव उसकी आंखों में साफ दिखाई देने लगा।
उसका खुश होना बनता था, क्योंकि इतने लंबे समय की साधना के बाद आखिरकार उसने अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर ली थी। अब वह साफ तौर पर ज्योतिर्बीज मंडल में प्रवेश कर चुका था। इससे पहले उसकी ताकत ज्योतिर्बीज मंडल के योद्धाओं के जितनी थी, लेकिन वह खुद इस मंडल का योद्धा नहीं था। पर आज यह सपना भी पूरा हो गया था। अपनी साधना से उठने के बाद आकर्ष सबसे पहले अपने कमरे से बाहर आया और यह पता लगाने की कोशिश की कि उसने कितने समय तक साधना की है। बाहर योद्धाओं की बातें सुनने के बाद उसे समझ में आया कि वह पिछले आधे साल से साधना में बैठा था। इसी बीच योद्धाओं की नजर आकर्ष पर पड़ी। वह सभी उसको लेकर चर्चा करने लगे। इससे आकर्ष को याद आया कि अब तक तो मेहुल को बदला लेने के लिए आ जाना चाहिए था। उसने इस बारे में उन योद्धाओं से सवाल किया। तब उसे पता चला कि मेहुल इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पिता पिछले कई महीनों से साधना में हैं। मेहुल ने प्रदेश प्रमुख के पास शिकायत की थी, लेकिन प्रदेश प्रमुख ने फैसला सुनाया कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। सारी गलती एल्डर उद्धव की थी। यह जानकर आकर्ष को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि किसी और को पता हो या ना हो, लेकिन उसे तो यह बात अच्छे से पता थी कि प्रदेश प्रमुख का फैसला गलत है। एल्डर उद्धव की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो उसे सारी जानकारी पहले ही दे दी थी। तो फिर प्रदेश प्रमुख ने जानबूझकर गलत फैसला क्यों दिया? इसी का पता लगाने के लिए आकर्ष एल्डर उद्धव से मिलने आया। आकर्ष को देखकर एल्डर उद्धव को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुम इतने समय से साधना में थे? उन्होंने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। हाँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर इस विषय पर बात करने नहीं आया। मैं तो यह जानने आया हूँ कि आपने सब कुछ पता होते हुए भी अपने आप को दोषी क्यों बनाया? आकर्ष ने कहा। तो तुम इस सवाल का जवाब जानने आए हो? यह तो बहुत आसान है। मैंने यह तुम्हारे लिए नहीं किया। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि प्रदेश प्रमुख ने मुझे ऐसा करने को कहा। एल्डर उद्धव ने जवाब दिया। प्रदेश प्रमुख ने आपको ऐसा करने को कहा, लेकिन क्यों? आकर्ष ने पूछा। जहां तक उसे पता था तो अभी तक वह प्रदेश प्रमुख से नहीं मिला था, ना ही उसने अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित की थी। तो फिर प्रदेश प्रमुख उसकी मदद क्यों कर रहे थे? इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने मेरे मना करने के बाद भी वरिष्ठ एल्डर प्रखर से दुश्मनी क्यों की? तुम्हें पता था ना कि मेहुल उनका बेटा है। फिर भी तुमने उसका हाथ काटा। एल्डर उद्धव ने वापस आकर्ष से ही सवाल किया। मैंने उसका हाथ इसलिए काटा क्योंकि उसने मुझे मेरा हाथ काटने को कहा। आकर्ष ने सीधा जवाब दिया। बस इतनी सी बात के लिए तुमने हाथ काट दिया? एल्डर उद्धव ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। यह इतनी सी बात नहीं है। मेरे पास ताकत थी, इसलिए मैं जवाब दे पाया। अगर मेरे पास ताकत नहीं होती तो मेरा हाथ काटा जाता। आपको यह तो पता ही होगा कि जिसके पास ताकत होती है, आखिरी फैसला उसी का होता है। मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे वह कमरा चाहिए था तो मैंने चुनौती दी। इस स्थिति में एक सामान्य योद्धा मुकाबला करता और हारने के बाद कमरा दे देता, लेकिन उसने मुझे धमकी दी। उसके पिता ताकतवर है, अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद की ताकत पर विश्वास रखता हूं। दूसरों के ऊपर आश्रित रहना मेरी आदत नहीं है। अगर कोई मेरा हाथ काटने की कोशिश करेगा तो मैं उसके दोनों हाथ काट दूंगा। जरूरत पड़ी तो गला भी काटूंगा, फिर सामने वाला चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर एल्डर उद्धव कुछ देर के लिए चुप हो गए। आकर्ष के शब्द थोड़े कड़वे जरूर थे, लेकिन वो उससे पूरी तरह सहमत थे। देखा जाए तो अगर कोई उनका हाथ काटने की कोशिश करता तो वह भी निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंदी का हाथ काटते। अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपने दोष अपने सिर क्यों लिया? क्यों प्रदेश प्रमुख ने आपको यह आदेश दिया? आकर्ष ने फिर से अपना सवाल दोहराया। अब की बार एल्डर उद्धव ने कुछ नहीं छुपाया और जो कुछ भी उन्हें पता था सब कुछ साफ साफ बता दिया।
तो आप कहना चाहते हैं कि यह सब राजा विराट करवा रहे हैं। पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। इतने सारे इनाम, 16 प्रदेशों का मुकाबला, प्रत्येक प्रदेश से 30 शक्तिशाली योद्धा जिनमें से अधिकांश ज्योतिर्बीज मंडल में हैं, ऊपर से प्रत्येक की उम्र भी 100 वर्ष से कम होनी चाहिए। आखिर राजा विराट करना क्या चाह रहे हैं? कोई अपने मनोरंजन के लिए तो इस प्रकार का मुकाबला नहीं करवाएगा। क्या राजा विराट का कोई और इरादा भी है? आकर्ष ने एल्डर उद्धव से पूछा। इस बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं है। सिर्फ प्रदेश प्रमुख है जो इस बारे में कुछ बता सकते हैं। तुम चाहो तो एल्डर उद्धव ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। सिर्फ उनको ही ऐसा नहीं लग रहा था, बल्कि आकर्ष को भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। एल्डर उद्धव, किसी की गुस्से से भरी आवाज आसमान में गूंजने लगी। इस आवाज को सुनकर एल्डर उद्धव के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। इस आवाज को वह बहुत अच्छे से पहचानते थे। यह किसी और की नहीं बल्कि मेहुल के पिता वरिष्ठ एल्डर प्रखर की आवाज थी, जो इस समय गुस्से से भरी हुई थी। लगता है वरिष्ठ एल्डर प्रखर अपनी साधना से जाग चुके हैं, एल्डर उद्धव ने एक गंभीर स्वर में अपने आप से कहा, और उसी क्षण अपनी जादुई अंगूठी में से एक प्रकाश पुंज निकालकर उसे हवा में उछाल दिया। आकर्ष इस प्रकार के प्रकाश पुंजों को पहचानता था। इनका इस्तेमाल मृत्यु लोक में भी किया जाता था। इनकी मदद से किसी को भी संदेश भेजकर बुलाया जा सकता था। अब जैसी जल्दबाजी दिखाते हुए एल्डर उद्धव ने संदेश भेजा था, उसके साथ इतना तो पक्का था कि वह मदद के लिए ही किसी को बुला रहे थे, और पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो वरिष्ठ एल्डर प्रखर के गुस्से से एल्डर उद्धव को बचा सकता था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के प्रदेश प्रमुख उदय सिंह थे, जो वरिष्ठ एल्डर प्रखर की ही भांति मंत्र मंडल के योद्धा थे। जैसे ही प्रकाश पुंज गायब हुआ, ठीक उसी क्षण पर दो व्यक्ति एल्डर उद्धव के घर के ऊपर प्रकट हुए। इनमें से एक तो बुजुर्ग अवस्था का आदमी था और दूसरा जवान आदमी। जवान आदमी को आकर्ष पहचानता था। यह मेहुल था। इससे आकर्ष के लिए अंदाजा लगाना आसान हो गया था कि वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी कौन हो सकता है। एल्डर उद्धव, मैंने सुना कि तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने वाले का दोष अपने सिर लिया है। लगता है तुम अपना स्थान भूल चुके हो, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गुस्से से भरे स्वर में एल्डर उद्धव से कहा। इसके बाद उसने जवाब का भी इंतजार नहीं किया और पास में खड़े आकर्ष को घूरने लगा। यह कौन है एल्डर उद्धव? आकर्ष ने एल्डर उद्धव से सवाल किया। यही है वरिष्ठ एल्डर प्रखर, एल्डर उद्धव ने जवाब दिया। अपना परिचय सुनकर वरिष्ठ एल्डर प्रखर और भी ज्यादा ध्यान से आकर्ष को देखने लगे। यह देखकर कि इस समय भी आकर्ष बहुत शांत है, उनका गुस्सा कुछ कम हो गया। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए उन्होंने आकर्ष से कहा, मैंने मेहुल से तुम्हारे बारे में सुना। तुम काफी प्रतिभाशाली और शक्तिशाली योद्धा हो। अगर तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में स्वीकार कर लेते हो तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे बेटे मेहुल पर हाथ उठाया था। उसके बाद यह दुश्मनी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तुम दोनों भाई बन जाओगे। वैसे तो आकर्ष को पहले से पता था कि इस प्रकार का प्रस्ताव उसे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी प्रखर से यह प्रस्ताव मिलने के बाद उसके चेहरे पर प्रखर के प्रति तिरस्कार का भाव आ गया। उसने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, माफ करें, लेकिन मेरे पहले से एक मास्टर है और मैं अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकता। यह धोखा नहीं है। तुम एक से अधिक भी मास्टर रख सकते हो। आकर्ष के जवाब ने प्रखर को गुस्सा दिला दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हुए फिर से आकर्ष को प्रस्ताव देने की कोशिश की। पिताजी, अपने पिता का यह प्रस्ताव दोबारा से सुनकर मेहुल को गुस्सा आने लगा। चुप रहो, मेहुल का बीच में बोलना प्रखर को पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में अपने बेटे को आंख दिखाई, जिसे देखकर मेहुल इतना ज्यादा डर गया कि आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। तो क्या फैसला किया है तुमने? प्रखर ने अब आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा।
एक कुत्ता भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। वह उस मास्टर का साथ नहीं छोड़ता जिसने उसे सब कुछ सिखाया हो। मैं तो फिर भी इंसान हूं। मैं उस स्वार्थी इंसान के साथ कभी नहीं आ सकता जो अपने खुद के बेटे को दूसरे योद्धा के लिए अकेला छोड़ दें। आकर्ष ने इस बार कड़वाहट से भरे शब्दों में जवाब दिया। क्या कहा तुमने? लगता है तुम्हें मरने का डर नहीं है। आकर्ष के शब्दों ने प्रखर के गुस्से की आग को पूरी तरह से भड़का दिया। रुक जाइए, आप इस पर प्रहार नहीं कर सकते, एल्डर उद्धव ने बीच में आते हुए कहा। पहले तो मैं तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़के को बचाने की? एल्डर उद्धव को बीच में बोलते देख प्रखर ने गुस्से से भरे स्वर में सवाल किया। मैंने मदद की क्योंकि मुझे आदेश दिया गया था, एल्डर उद्धव ने बिना डरे जवाब दिया। तुम्हें आदेश दिया गया था? इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने मेरे खिलाफ आदेश दिया? प्रखर ने फिर से सवाल किया। आदेश मैंने दिया था। ठीक इसी समय पर एक और आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर प्रखर के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए।